आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रहे सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओके, देखो हम लोग सबसे पहले हम बीज ऑसिलेटर जो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले यूजिंग द ट्रांजिस्टर पढ़े थे। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़े थे। तब अब हम बात करते हैं लास्ट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। मैंने लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान देना कि इसका गेन गेन क्या कितना होगा। ऑलरेडी हम जानते हैं कि नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। जैसे यहाँ पर आर एफ की जगह पर दिया हुआ है आर वन, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं गेन ऑफ द नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का क्या होता है। ठीक है, गेन तुम्हारा निकल गया 1 प्लस आर वन अपॉन आर टू। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर किए थे, ध्यान देना कि इससे पहले हम लोग बोले थे कि गेन कितनी होनी चाहिए। बीन ब्रिज ऑसिलेटर को होने के लिए गेन शुड बी कितनी होनी चाहिए? 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर गेन तो हमको 3 है, तो बीटा कितना हो जाएगा? यदि गेन 1/3 1/3। गुड, क्योंकि हम जानते हैं ए बीटा इक्वल टू 1 मिनिमम बर्कहॉसन क्राइटेरिया से हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर देखो हमें पता है कि फॉर ऑसिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, वोल्टेज गेन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज गेन कितना होगा, 1 प्लस आर वन अपॉन आर टू। जो लास्ट क्लास हम लोग ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम 2 मिनट बस खाली ओवरव्यू दे रहे हैं। तब तक क्या होगा, कुछ लोग ज्वाइन भी कर लेगा और ओवरव्यू देख आगे निकल लेंगे। अब यहाँ पर देखो, वोल्टेज गेन जो होता है 1 प्लस आर वन अपॉन आर टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आर वन कितना हो जाएगा? शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2R2। मतलब क्या हुआ, R1 जो है शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ R2। R1 कहाँ तक देखो, R1 मतलब कि यहाँ पर जो फीडबैक जो यहाँ पर है नेगेटिव फीडबैक की बात हो रहा है। यहाँ पर R1 क्या है, इधर से नेगेटिव फीडबैक की तरह काम है, ऑलरेडी हम जानते हैं। अब यहाँ पर RF जो है, RF जो R1 है, R1 शुड बी कितनी होनी चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ R2। किस लिए? फॉर सस्टेन ऑसिलेशन पर्पस के लिए, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर डिराइव कर, म्यूट कर लो इसका है। हाँ, यहाँ से अब ये जो कंडीशन है, देखो ये जो कंडीशन है, यहाँ पर R1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग का आएगा। यहाँ म्यूट कर लो, प्रेमलता। यहाँ पर क्या हुआ, R1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2R2 हो गया। यह तुम्हारा कंडीशन है सस्टेन ऑसिलेशन होने के लिए। यहाँ से तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। गेट में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि R1 और R2 में क्या कंडीशन, फर्स्ट चीज है ये तुम्हारा हो गया बीन ब्रिज ऑसिलेटर का। इसका एडवांटेज क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर हम नोट्स तुमको दे देंगे सारा। एडवांटेज क्या है कि जो गुड फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी है, ओवरऑल गेन जो होता है हाई होता है बिकॉज ऑफ द 2 ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे देखो ये सब यहाँ ये सब एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज क्या है कि पुअर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी होता है एज ए फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी डिपेंड ओनली ऑन आरसी कंपोनेंट। हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में निकाले थे कितना था, फॉर्मूला क्या आया था अभी जब फ्रिक्वेंसी इसमें निकाले थे बीन ब्रिज ऑसिलेटर में, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या था? 1/2 पाई आरसी। 1/2 पाई, 2 पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ दो। किस पर डिपेंड कर रहा है? आर और सी पर। आरसी। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये अब यहाँ पर सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि इट रिक्वायर्ड 2 ट्रांजिस्टर।
ये भी क्या कहते हैं डिसएडवांटेज है। यह तो हमारा हो गया बीम ब्रिज ऑसिलेटर का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं एलसी ऑसिलेटर का, जो कि ऑलरेडी हम लोग बीम ऑसिलेटर पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एलसी ऑसिलेटर, जिसे में अभी हम लोग सर एक मिनट में, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे आरसी ऑसिलेटर। आरसी ऑसिलेटर को क्यों बोल रहे थे इसमें, क्योंकि यहाँ पर आर और सी का कंसीडर कर रहे थे। अब यहाँ एलसी ऑसिलेटर में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का यूज करेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर। हाँ पूछो क्या बोलना चाह रहे हो अंकित कुमार, बोलो। हाँ सर बोल रहे थे कि बेसिकली इसमें पूछेगा क्या क्वेश्चन सर, डायरेक्ट दे देगा या नहीं इसमें देखो डिफाइन करके? देखो अब हम सबसे पहले यदि तुम्हारा नोमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है, हम दोनों थ्योरी और नोमिकल दोनों पॉइंट ऑफ डिस्कस करते हैं। यदि नोमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है तुमको यहाँ से सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन वहाँ बर्कहाउसन क्राइटेरिया से क्वेश्चन आएगा, पहला ऑप्शन। तो वहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। नोमिकल हमें नहीं लगता है वहां से आना चाहिए, हो सकता है भी आ सकता है। पहला हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वहां से आएगा। सेकंड यार जो नोमिकल जो मेनली आएगा आरसी ऑसिलेटर और एलसी आरसी ऑसिलेटर में, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और बीम ब्रिज ऑसिलेटर में तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा, तुमको जो सर्किट है वो सर्किट दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बीम ब्रिज ऑसिलेटर में बात करते हैं। बीम ब्रिज ऑसिलेटर में दोनों क्वेश्चन आ सकता है, यूजिंग ट्रांजिस्टर भी आ सकता है, यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी आ सकता है। यह तुमको देखना होगा कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला पुटिंग पर आएगा क्वेश्चन, बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, एक लाइन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर देखूँ इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बात करते हैं, यदि यूजिंग द ट्रांजिस्टर बात किया, हाँ अभी यूजिंग द ट्रांजिस्टर की बात की है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की बात किया है तो इस तरह से अब यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक चीज और यहाँ पर देखो, नहीं इसमें नहीं लिखा है, चलो हम इस चीज को हम लिख देते हैं, तुम लोग नोट कर लो, तुम लोग नोट कर लो, इस चीज को यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। यूजिंग हम बात कर रहे हैं, अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इस चीज को नोट कर लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अभी हम कितना आया था बीम ब्रिज ऑसिलेटर में, रूट अंडर 1/2 पाई 1/2 पाई आरसी बाई आरसी। गुड, अब रूट अंडर यहाँ देखो इस चीज को नोट कर लेना, क्या होगा R1 C R2 C। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब ये R1 C क्या है, यहाँ पर जो R1 है ये R1 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी सही से लिखा है, एक मिनट नीचे लिखा है। सर इसी में लिखा चलते। अब देखो यहाँ पर जब तुमको इस तरह से बीम ब्रिज ऑसिलेटर तुमको दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, दो रहेगा, R1 R2 के टर्म में रहेगा। अब R1 R2 किस टर्म में रहेगा बताते हैं, कहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ के बात कर रहे हैं, ये R1 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा R2। इसका इस R1 R2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कि इस R1 R2 डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आया है? ठीक है, अब यहाँ पर R1 R2 रहेगा। अब देखो बीम ब्रिज ऑसिलेटर के जब कंडीशन अप्लाई किए थे, देखो ये कंडीशन जो अप्लाई किए थे जहां से हम डिराइव किए थे, यहाँ पर देखो R1/R2 इस तरह से करके यहाँ पर दिख रहा होगा, जहाँ पर R है यहाँ पर R1 हो जाएगा, नीचे हो सकता है R2 आएगा। इस तरह से जब डिराइव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो आता है तो यहाँ पर 2 पाई रूट अंडर R1 C इंटू R2 C आता है। तो होता क्या है, यहाँ इस केस में हम लोग क्या किए हैं, R1 = R2 ले लिए। यदि मान लो कि आप जैसे यहाँ पर दोनों में RR शो कर रहे हैं, यदि दोनों कंडीशन में यदि दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में सेम रेजिस्टेंस हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो अभी हम डिराइव करके आए हैं कितना आया है, 1/2 पाई RC।
समझ में आ गया? किस कंडीशन में कौन सा करोगे? ठीक, सर जैसे कि जो सी के अक्रॉस में जो रेसिस्टेंस है, अगर दोनों सेम रहा तो हाँ 1/2πRC, अगर डिफरेंट देखो रहा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। हाँ, अब पहली बात कि यदि दोनों सेम है तो उसको तो डिराइवेशन हम लोग कर चुके हैं, उसको तो हम डिराइवेशन कर चुके हैं ना, डिराइव करके हम लोग यहाँ पर ला चुके हैं। अब यहाँ पर देखो डिराइव करके हम लोग ला चुके हैं। यदि वो डिफरेंट होगा, यहाँ पर नोट्स था उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर शो करना पड़ेगा कहाँ पर, जो भी हो इस चीज का हम नोट्स भी शेयर कर देंगे ना। लेकिन देखो यदि सेम है तब तो हम लोग जो डिराइव किए हैं वो तुम्हारा जो सेम है सेम हो जाएगा। यदि डिफरेंट है, दिख रहा है हेलो, अब ये शेयर किए हैं, क्या दिख रहा है? सर वही यही जो f इक्वल टू हाँ। 1/2πRC का दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर अभी देखते हैं उस जो सेकंड नोट है उसको भी हम शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर देखो इस चीज को ध्यान में रखना, यदि यहाँ पर दोनों से रेजिस्टेंस सेम नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, रूट अंडर दोनों का जो टाइम कांस्टेंट है दोनों का R1C और R2C कर देना है, बस यही डिफरेंस है। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो निकल जाएगा। जनरली क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस कंसीडर करता है। जैसे मैं यहाँ पर तुमको भी शो अभी हम करके यहाँ पर डिराइव करके जो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 1/2πRC होता है। अब तुम लोग एक लॉजिक हम तुमको समझाने की बाय यूनिट समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखो आरसी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। आरसी क्या होता है? yes, टाइम sir, time टाइम constant। कांस्टेंट। अब यहाँ देखो जब आरसी टाइम कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/टाइम। टाइम ये सबको पता है, yes sir। ठीक है। अब यहाँ पर देखो यदि यहाँ पर दो टाइम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? रूट अंडर होगा। रूट अंडर यदि टाइम कांस्टेंट, दो टाइम कांस्टेंट है ना, एक τ1 है एंड एक है τ2, ठीक है। ये बाय यूनिट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखो जब ब्रीन बीज ऑसिलेटर जो है उसका जो टाइम कांस्टेंट है, जो दोनों आर्म में, एक आर्म में टाइम कांस्टेंट क्या है? R1C, सेकंड आर्म में टाइम कांस्टेंट कितना है? देखो एक आर्म में कितना टाइम कांस्टेंट है? एक आर्म में टाइम कांस्टेंट क्या है? C × R। सेकंड में क्या है? C एंड R दोनों पैरेलल में है, लेकिन दोनों कंडीशन में टाइम कांस्टेंट क्या है? RC है। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए ऑलरेडी नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? RC का हेलो RC टाइम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? RC। हेलो yes sir। हाँ, अब यहाँ पर दोनों आर्म का टाइम कांस्टेंट रूट अंडर में चला जाएगा यदि दोनों आर का डिफरेंट हो तो। यदि डिफरेंट होता है तो क्या होता है? देखो इसका यहाँ पर जो डिराइव हम लोग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ऑसिलेशन आता है, जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो जनरलाइज होता है, जनरलाइज यही होता है 2π रूट अंडर, इसको R1, इसको एक काम करो तुम लोग R1 R2 तो दिया हुआ है, इसको क्या करो R3 यूज करो, इसको तुम R4 यूज कर लो, इससे ज्यादा सही रहेगा। आइए अब मान लो इसका C3 है, ये है C4 यूज कर लो, दिख रहा है ना? कर सकते हैं R3 C3 C4 R4 यूज कर सकते हैं। अब तुम्हारा जनरलाइज जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है 2π R3 C3, दोनों टाइम कांस्टेंट, दोनों आर्म का टाइम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है रूट अंडर R4 एंड C4। दिख रहा है सबको? यस या नो? थोड़ी जल्दी। हाँ सर। हाँ, यह तुम्हारा फिर देखो यह तुम्हारा जनरलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लिख बोल दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आता है तो इजीली बना लेना। यदि दोनों डिफरेंट भी होगा, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बहुत आसान आता है, सिंपल
कंडीशन क्या हो पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पता होना चाहिए, गेन पता होना चाहिए। गेन पता होगा तो फीडबैक फैक्टर भी पता होना हो ही जाएगा। 4 ही पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देख लिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए वो हम लोग देख चुके हैं, कितना क्या कंडीशन होनी चाहिए। थर्ड क्या होनी चाहिए, गेन कितनी होनी चाहिए। अलग अलग ऑसिलेटर का गेन अलग अलग है, तो गेन अलग होगा तो ऑब्वियस बात है कि फीडबैक फैक्टर भी अलग हो जाएगा। तो गेन पता है तो फीडबैक तो निकल ही जाएगा। मत एक तरह से देखा जाए तो 3 पोर्शन है, तो 4 पोर्शन से क्वेश्चन आता है, तो 3 पोर्शन पता हो तो 4th पोर्शन पता हो ही जाएगा। इस तरह से तुम्हारा जो 4 पोर्शन है, ये 4 पोर्शन तुम्हारा क्वेश्चन आता है ऑसिलेटर पर। अब यहाँ पर तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, इस चीज को ध्यान में रखना, इस तुम्हारा जनरलाइज हो गया। और कहाँ पर एक याद करना, बीम बीज ऑसिलेटर में जो आरसी जो सीरीज में होता है और जो आरसी पैरेलल में होता है, दोनों का टाइम कांस्टेंट रूट अंडर में होता है। बस इस चीज को ध्यान में रखना, रूट अंडर टाइम कांस्टेंट होता है। और टाइम कांस्टेंट किसी भी सर्किट में, आरसी सर्किट में क्या होता है पता ही है, आरसी होता है। अब जब सिंपल आर यहाँ सी दिया हुआ है तब उसका टाइम कांस्टेंट है। अब वहां पर बहुत सा मान कम्प्लेक्स सर्किट है, तो क्या करते हैं, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो टोटल आर इक्विवेलेंट है और टोटल जो कैपेसिटेंस है, वो दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, वो आरसी निकल जाता है। यही यही जानते हो ना टाइम क्वेश्चन निकालने के लिए। हेलो, मान लो टाइम क्वेश्चन का नहीं आना चाह रहे हैं, देखो R1 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मान लो कि R2 दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ पर यह कैपेसिटर दिया हुआ है C। इसका टाइम क्वेश्चन की सर्किट का टाइम क्वेश्चन कितना हो जाएगा। हेलो सर R1 into R2 into C। R1 into R2 नहीं, ये तो है टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना था। R1 plus R2 into C। गुड। सबसे पहले देखो टाइम क्वेश्चन निकालने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर, पहले तो कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर एक ही दिया हुआ है। यदि 2 होता तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालते, 3 होता तो तीनों का इक्विवेलेंट निकालते। पहले कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालें, उसके अक्रॉस, उस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हुआ, R1 plus R2। इस तरह से इस सर्किट का हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। ये तुम्हारा हो गया RC। इसी तरह से होता है इंडक्टेंस का भी, वहां पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो भी हो। तो इस तरह से टाइम कांस्टेंट निकालोगे तो यहाँ पर 2 आर्म में अलग अलग टाइम कांस्टेंट है, तो रूट अंडर τ1 इंटू τ2। समझ में आ गया होगा। एनी डाउट बोलो अंकित। नहीं सर, क्लियर हो गया। ये पॉइंट, इस चीज को सब लोग नोट कर लेना, ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज है, ये फॉर्मूला सब लोग नोट कर लेना, क्योंकि इसमें नोट्स में नहीं है, देखेंगे वो भी नोट शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये तो बस यही पॉइंट्स है। अब तो जो जनरलाइज हो गया, एक नॉर्मल तुम्हारा हो गया, इस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा। ये तुम्हारा हो गया आरसी ऑसिलेटर। आरसी ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको आरसी ऑसिलेटर बोलते हैं। अब देखो आरसी ऑसिलेटर में एक डिसएडवांटेज और क्या है, ये लो फ्रिक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है, ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑसिलेट नहीं करता है। इस जैसे बीज ऑसिलेटर की हम बात करते हैं, देखो 20 से 20 किलो हर्ट्ज शायद है, 20 से, हाँ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के रेंज में यह ऑसिलेट करता है। यह एक बड़ा, देखो जहाँ हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है, कहीं पर लो फ्रिक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है तो वहां पर तो ये चल जाएगा, कहीं पर हाई फ्रिक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है वहां पर हमको ऑसिलेट करवाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग आरसी ऑसिलेटर नहीं यूज कर पाएंगे। तो वहां पर हम लोग कहाँ क्या यूज करते हैं, एलसी ऑसिलेटर, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एलसी ऑसिलेटर जनरली जो क्या होता है, एट हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑसिलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं, हाँ एलसी ऑसिलेटर। अब देखो इसका जो है हाई फ्रिक्वेंसी कितना है, देखो दिख रहा होगा 20
कितना है 200 किलो हर्ट्ज टू गीगा हर्ट्ज, मतलब कि यह हाई फ्रिक्वेंसी पर यह इसको ऑसिलेट करने में इसको एलसी ऑसिलेटर यूज होता है। यह सब पहला एडवांटेज इसका हो गया। अब देखो, अब पहली दूसरी चीज, इसको एलसी ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं, इसमें इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। अच्छा, किसी को पता है एलसी, देखते हैं, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जब सिर्फ सर्किट में है तब उस सर्किट का टाइम क्वेश्चन कितना होता है? सर सॉरी रूट एलसी सर। चलो पढ़ी हो सही से, चलो गुड। अब आगे बात करते हैं। एलसी ऑसिलेटर हम लोग जो जनरली जो पढ़ते हैं, तीन तरह के ऑसिलेटर पढ़ते हैं, हार्टली ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर। ये तीन ऑसिलेटर वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, अभी जो हम लोग स्टार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा है ये, अभी जब हम पढ़ने वाले वो चीज समझ जाओगे तो तीनों ऑसिलेटर कुछ नहीं इजीली बनेगा। यहाँ पर नॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्या कहते हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ तो समझना अभी जो स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर हम एलसी ऑसिलेटर का, अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज एलसी ऑसिलेटर का डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम हार्टली ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर को डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम जनरलाइज एलसी ऑसिलेटर का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह से ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आएगा ब्लॉक डायग्राम एलसी ऑसिलेटर हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो दिख रहा है सबको, यहाँ पर सबको दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, यहाँ पर इंडक्टेंस मत समझो, इंडक्टेंस हम आज डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या है कॉमन इमीटर। क्या है ये कॉमन इमीटर पर ट्रांजिस्टर यूज किए। ट्रांजिस्टर को यूज करके अब एक हम फीडबैक के फॉर्म में हम इसको इस तरह से सर्किट को हम सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरह से हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कंबाइन करके हम ऑसिलेटर बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा ऑसिलेटर हम बाद डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इस तरह जो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर को क्या करोगे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। अब यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो ट्रांजिस्टर का जो इक्विवेलेंट सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो बना रहे हैं, दिख रहा होगा अप्रोक्स लिए एचओई दिख रहा है कहीं पर, एचओई दिख रहा है, एचआरई दिख रहा है नहीं, HIE है बट कोई नहीं। यस सर। हाँ ठीक है। इस तरह से हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ट्रांजिस्टर का उसका इस पैरामीटर मॉडल क्या होता है एट लो फ्रिक्वेंसी का। तो अब इस पैरामीटर मॉडल में हम लोग ये भी जानते हैं उसका अप्रोक्स क्या होता है, क्या क्या वन अपॉन एचओई को नेगलेक्ट कर देते हैं, ये हमको सब पता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एचआरई भी नेगलेक्ट करके यहाँ पर अप्रोक्स लेके यहाँ पर सोल्व कर देंगे, पहला चीज। तो ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट। अब देखो इस तरह से अब क्या हुआ, यहाँ पर देखो इधर L1 L2 यहाँ पर जो है L1 L2 यहाँ पर इसको Z1 मान यूज करो। हम अभी जनरलाइज पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए अभी हम बात कर रहे हैं। L1 L2 जगह पर यहाँ क्या कर रहे हैं, L1 को Z1 क्या पता है, Z क्या है, इम्पीडेंस क्या है, Z1 यूज किए हैं, इसको Z2 यूज किए हैं, कैपेसिटेंस को Z3 से रिप्लेस कर रहे हैं, Z1 Z2 Z3 से। सबसे पहले अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको देखो। सबसे पहले हम क्या किए, इस ट्रांजिस्टर को उसका इक्विवेलेंट सर्किट से हम रिप्लेस करते हैं, अप्रॉक्स सर्किट को हम रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब रिप्लेस होने के बाद अब यहाँ देखो फीडबैक जो है, यहाँ फीडबैक क्या है, यही तो फीडबैक है, यही पोर्शन है ना फीडबैक, यही है ना। यस सर। अब ये देखो बाकी तो तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, बाकी क्या है, ट्रांजिस्टर है। अब हम ट्रांजिस्टर को हम क्या किए, एक उसका इस पैरामीटर मॉडल से उसको रिप्लेस कर दिए।
बाकी जो टर्म तुमको नहीं दिख रहा होगा उसे हम क्या किए, रिप्लेस कर दिए। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, हम अप्रोक्स लेके हम सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि अप्रोक्स ही पढ़ना है। अब यहाँ पर अप्रोक्स हम लेके हम सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ देखो L1 L2, यहाँ पर L1 L2 भी मान लो समझ लो, बाद में Z1 Z2 को हम आएंगे। L1 L2 ध्यान देना, ये पोर्शन क्या था, इमीटर पोर्शन था। ये क्या था पोर्शन, इमीटर सेक्शन था ना यहाँ पर। यस सर। ठीक है, इस अब यहाँ पर इमीटर सेक्शन था। अब देखो ये जो L2 जो कनेक्ट है किसके किसी से कनेक्ट है, इमीटर एंड कलेक्टर। इमीटर एंड कलेक्टर, यही तो कलेक्टर पोर्शन है, क्या है? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा इमीटर दिया हुआ है, ये तुम्हारा कलेक्टर दिया हुआ है, और इमीटर टू कलेक्टर L2 कनेक्ट कर दिए। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। पहला स्टेप हम क्या किए, इस तरह सर्किट को हम फॉर्म करके हम लोग ऑसिलेटर बना रहे हैं। पहला स्टेप क्या किए, क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर को एस पैरामीटर मॉडल में कन्वर्ट कर दिए। एस पैरामीटर में कन्वर्ट किए तो वहां पर सिर्फ दो चीज को कंसीडर कर रहे हैं, HI एंड जो करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, उसको हम दे रहे हैं। दो चीज को हम रिप्लेस कर दिए। टोटल जो एस पैरामीटर मॉडल में जब हम रिप्लेस करते हैं जब ट्रांजिस्टर को, टोटल कितने टर्म आते हैं, टोटल कितने टर्म आते हैं, 4 टर्म आते हैं। HI HFE इंटू आई करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स आता है, HRE इंटू आउटपुट वोल्टेज, कुछ लोग को याद होगा, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, और फोर्थ Yes, टर्म, हाँ फोर्थ टर्म क्या होता है, 1/HOE। तो यहाँ पर 1/HOE जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अप्रॉक्स एनालिसिस हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब उसके बाद देखो इस तरह से तुम्हारा जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को कंबाइन करके कनेक्ट करके हम ऑसिलेटर जो बना रहे हैं। अब देखो इसको, ये जो है यहाँ पर देखो इमीटर से, यहाँ पर देखो इमीटर क्या है, यहाँ पर पोर्शन क्या है, इमीटर। तो इमीटर से कलेक्टर में L2 कनेक्शन कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए इमीटर टू कलेक्टर में L2 को हम कनेक्ट कर देंगे, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, अब यहाँ ध्यान देना, बेस टू इमीटर क्या कनेक्ट किया हुआ है, L1, इसलिए बेस टू इमीटर हम L1 को हम कनेक्ट कर दिए। जैसे सर्किट में कनेक्ट किया हुआ उसी से हम वहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा होगा। अब कैपेसिटर किसके बीच में कनेक्ट किया हुआ, कैपेसिटर बेस एंड कलेक्टर, बेस एंड कलेक्टर, बेस एंड कलेक्टर के बीच में हम क्या किए, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए। ये तुम्हारा हो गया, जब एल और सी जो दिया हुआ उसके अनुसार हम तुम्हारा कनेक्शन कर दिया। ये तुम्हारा हार्टली ऑसिलेटर का डिस्कस कर दिए। ये तुम्हारा इस तरह से हम लोग इसको कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम आते हैं जनरलाइज पर, एलसी ऑसिलेटर पर। एलसी ऑसिलेटर में अब देखो, एलसी ऑसिलेटर में सबसे पहली चीज, ऑलरेडी हम ट्रांजिस्टर को हम एस पैरामीटर मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसको अप्रॉक्स एनालिसिस को हम कर दिए। अब हम Z1 Z2 Z3 इज्यूम किए, कर सकते हैं Z1 Z2 Z3 इज्यूम कर सकते हैं ना, बाद में हम जनरलाइज ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि जनरलाइज में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। ओके, Z1 Z2 यहाँ तक रिप्लेस कर दिए। अब आते हैं आगे 1 by 1, अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आउटपुट के क्रॉस इंपीडेंस निकालना है, मतलब ध्यान देना यहाँ पर, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब क्या पूछे, आउटपुट के क्रॉस तुमको क्या पूछा जा रहा है, इंपीडेंस निकालना। मतलब आउटपुट क्या है, थर्ड, यहाँ यही तो आउटपुट है इसके बीच में। यस सर। इस सब समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ तो थर्ड लिखा हुआ, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस थर्ड एंड फोर्थ, इसी के क्रॉस ना वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज बात कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर जो
अब इसी के अक्रॉस जो इम्पिडेंस होगा तो वो आउटपुट इम्पिडेंस होगा, यही तुम्हारा आउटपुट है ना। अभी आउटपुट टर्मिनल है। यस सर। अब इसके अक्रॉस जो तुम्हारा इम्पिडेंस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जेडएल, आउटपुट के अक्रॉस इम्पिडेंस। अब इसके अक्रॉस तुमको जेडएल निकालना है। अब जेडएल कैसे निकालोगे, अब समझना। जेडएल कैसे निकालोगे, इसके अक्रॉस जब निकालेंगे, इधर वाला पोर्शन छोड़ दो। अब इधर चलते हैं। अब देखो ध्यान देना, ये दोनों क्या है, एच आई, ये जेड1 क्या है, पैरेलल है। ध्यान देना, जेड1 और पैरेलल एच आई, कनेक्ट। हाँ गुड, जेड1 एच आई क्या है, पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल कर लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या है, ग्राउंडेड है। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, जेड1 एंड एच आई क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, पर दोनों पैरेलल करके मान लो तुम्हारा बन गया, तुम्हारा Z4 हो गया। Z4 इक्वल टू कितना हुआ, Z1 पैरेलल HIE। समझ में आ रहा होगा। अब देखो Z4 प्लस Z3 सीरीज में हो गया ना, ध्यान देना। Z4 समझ में आ रहा होगा। Z4 को हम क्या, किसको डिनोट कर रहे हैं, Z1 पैरेलल HI को हम डिनोट किए हैं Z4। अब Z4 एंड Z3 क्या हो गया, सीरीज में, सीरीज। गुड। अब यहाँ सीरीज में हो गया। अब ध्यान देना, मतलब कि इसको एक मिनट कैसे डिनोट करें, यहाँ से ये हो गया तुम्हारा Z1 प्लस Z3, ये तुम्हारा हो गया सीरीज में, यहां तक हो गया। मतलब कि यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, Z4 प्लस Z3। ओके गुड। अब हमें किसके, ध्यान देना, अभी तक हमें इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, इसके अक्रॉस इस। अब यहाँ तक ध्यान देना, इसके अक्रॉस जब निकालना है Z2, यहाँ पर इसके ध्यान देना, यहाँ पर ये यहाँ इसके अक्रॉस निकालना है, मतलब कि इसके अक्रॉस निकालना है, क्योंकि थर्ड क्या है, यहाँ तक शॉर्ट सर्किट है ना। यस सर। ये तो शॉर्ट सर्किट है। आप तुझे समझने की कोशिश करना कि या इसके अक्रॉस थर्ड, यहाँ इसको नाम मान लो हम रखते हैं फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ के अक्रॉस तुम्हारा क्या निकालना है, जेड इक्विवेलेंट। ये थर्ड जो है यहाँ पर थर्ड है ना, सेम है ना, शॉर्ट सर्किट है। यस सर। अब इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में तुम समझाने के लिए हम यहाँ पर डिनोट किए, सर्कल बनाए कि थर्ड और फोर्थ के अक्रॉस क्या निकालना है तुमको, आउटपुट इंपीडेंस निकालना है, मतलब जेडएल निकालना है। लेकिन यह जो 4 है, 4 तो वहीं रहेगा, लेकिन 3 जो है शॉर्ट सर्किट के कारण ये 3 यहाँ आ गया, यहाँ पर आया ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Z2, यहाँ Z2 से पहले अभी तक हम लोग यहाँ तक जो किए थे, कितना आ गया था तुम्हारा इंपीडेंस, Z4 प्लस Z3। गुड। अब Z4 प्लस Z3, अब हमें इंपीडेंस किसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस निकालना है, 4 3। पेन चेंज कर देते हैं, इसके क्रॉस निकालना है, इसी का क्रॉस निकालना है ना। यस सर। अब देखो, अब समझने की कोशिश करना, 4 3 के क्रॉस इंपीडेंस निकालना है मुझे। तो 4 और 3 के क्रॉस पहला क्या दिया हुआ, Z2 दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम निकाले Z4 प्लस Z3, Z4 प्लस Z3 निकाले किसके क्रॉस है, ये भी तो एक तरह से 4 और 3 के क्रॉस है। यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पर, थोड़ा सा सबसे पहले जो हम Z4 और Z3 निकाले वो किसके क्रॉस था, 4 and 3। 4 and 3। इसको फिर रिमूव कर दिए हम। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जब सर्कल जब मूव किए, यहाँ तक जब आए, यहाँ तक जब आए
कितना आया था, Z4 प्लस Z3 आया। कि Z4 प्लस Z3 जो आया वह ये इसको ना ये भी 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, चलो 2 हम 4 डिनोट नहीं कर रहे हैं, 2 दिया हुआ है। तो अब यहाँ Z4 प्लस Z3 जो आया है वो किसके क्रॉस वो है, इम्पीडेंस 2 और 3 के क्रॉस। सर 2 to 3 के बीच में। हाँ 2 और 3 के क्रॉस ये आया, और 2 और 3 के क्रॉस ऑलरेडी पहले से Z2 दिया हुआ है। तो अब हमको ZL निकालना है। ZL क्या है, एक तरह से 2 और 3 के क्रॉस तुम्हारा इम्पीडेंस निकालना है। समझ में आ रहा है? हेलो, कंफ्यूज हो रहे हो? यस सर सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आवाज सर आ रही आवाज है? आ रहा है सर, बट ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो हमको निकालना क्या है, जेडल निकालना है। जेडल निकालना है मतलब कि आउटपुट के अक्रॉस हमको इम्पीडेंस निकालना है। तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, 3rd और 2 के बीच में, मतलब यहाँ पर क्या है 2 है, ये सब क्या है शॉर्ट सर्किट है ना, यहाँ तक सब समझने की कोशिश करना है। हमें इसके क्रॉस क्या निकालना है, और इम्पीडेंस निकालना है, जेडल निकालना है। इसके क्रॉस निकालना है मतलब कि 3 और 2 के बीच में निकालना है, 3 और 2 के क्रॉस निकालना है। यहाँ तो समझ में आ रहा है, 3 और 2 के क्रॉस निकालना है। यस सर। यस सर। 3 2 के क्रॉस हम लोग इम्पीडेंस निकालना है। 3 क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। 3 क्या है, शॉर्ट सर्किट है, 3 यहाँ हो गया ना। एक तरह से हम तुम लोग को जो जेडल निकालना है, किसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस निकालना है, यही जेडल है। यस सर। नेटवर्क एनालिसिस की पूरा कंसेप्ट है, शॉर्ट सर्किट है, ये तो बेसिक चीज है। यहाँ तो समझ में आ गया। जेडल जो है क्या कन्वर्ट बन गया, 2 और 3 के क्रॉस बन गया। यस Yes. सर। Yes, sir. देखो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। पहला 2 और 3 के क्रॉस हमको, मतलब आउटपुट के क्रॉस हमको इम्पीडेंस निकालना था। अब यहाँ आउटपुट के क्रॉस इम्पीडेंस निकालना था, 2 तो वही रहेगा, जहां पर है 2 वही रहेगा, लेकिन 3 क्या हो गया, 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो सेम हो जाएगा। तो एक तरह से जेडल जो हम लोग को निकालना है, किसके क्रॉस निकालना है, Z2 के क्रॉस निकालना है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो, यहाँ तक समझ में आया? किसी को पूछना है यहाँ तक, आगे बढ़े? ठीक है। अब देखो ये पहला तुम्हारा उस सर्किट के क्रॉस तुम्हारा निकल गया, Z2 के क्रॉस हमको निकालना है, ठीक है। अब कोई भी सर्किट नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा, कोई भी सर्किट है उसको तुमको उसके क्रॉस इम्पीडेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला Z2 के क्रॉस निकालना है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है 2 है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सीरीज में हो गया ना। टेंशन कर रहा है, देखो 2 से लेके यहाँ तक 3 तक